Good morning friends, my name is Avinash Gurupade and I have already recorded video on poem actually. I have explained you the meaning of that poem. The poem called Have You Earned Tomorrow. तो Have You Earned Tomorrow हमने जो poem देखी है उसके हम यहाँ क्वेश्चन आंसर देखने वाले जो बहुत इम्पोर्टेंट पोर्शन होता है, क्योंकि पोएम तो हम पढ़ लेते हैं बट व्हाट नेक्स्ट, तो उसके क्वेश्चन आंसर से वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है एक्सरसाइज। तो मैं सबसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि सबसे पहले आप अपना टेक्स्ट बुक निकाल लीजिए, उसमें से ब्रेनस्टॉर्मिंग जो एक्सरसाइज है आपकी वो निकाल लीजिए, तो मैं आपको बता पाऊंगा क्वेश्चन के आंसर्स किस तरह से लिखने हैं। ठीक है, तो वो एक काम पहले आप कर लीजिए और यू कैन टेक योर पेन, पेंसिल, नोटबुक एंड एवरीथिंग बिकॉज यू नीड टू राइट द आंसर्स। आई एम गोइंग टू सिंपली गिव यू एन आइडिया टू राइट द क्वेश्चंस आंसर। ओके, मैं स्टार्ट कर लेता हूँ। ओके, डिस्कस विथ योर फ्रेंड, ये शायद आपको ये जो वर्ड्स है आपका टेक्स्ट बुक ही मैंने सीधा यहाँ इस डिजिटल स्क्रीन पे ले लिया है, तो आपको A1 जो एक्सरसाइज आपकी है वो देखना है और उसके क्वेश्चंस के आंसर हम देखने वाले हैं। तो टेक्स्ट बुक साथ में लेना इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, डिस्कस विथ योर फ्रेंड हाउ ही शी स्पेंड द होल डे दैट वाज बेनिफिशियल फॉर अदर्स। तो आप डिस्कस कीजिए आपके फ्रेंड के साथ। सपोज यू आर सिटिंग इन द क्लासरूम and you are discussing, you after done with your poem you are sitting in the classroom and you are discussing with your friend। क्या डिस्कस कर रहे हैं? how he she spent the whole day that was beneficial for others। उसने या लड़की ने या लड़के ने किस तरह से वो डे स्पेंड किया जिसके कारण वो बेनिफिशियल रहा सोसाइटी के लिए। तो यहाँ दिया गया है A, B और C। तो A में आप यहाँ कुछ भी लिख सकते हैं। जनरली व्हाट हैपन ना, it's all about your ideas, it's all about your experiences। तो आपने कैसे डे स्पेंड किया यहाँ लिखना है। तो जनरली एक पॉजिटिव वे में, एक ऑप्टिमिस्टिक वे में उसको लिखा जाता है। तो आप यहाँ लिख सकते हैं कि कुछ भी, किसी का भी इंसिडेंट आप लिख सकते हैं। दैट माई फ्रेंड और ही और शी बोल सकते हैं डिड नॉट थ्रो रैपर्स हियर एंड देयर आफ्टर ईटिंग चॉकलेट्स। So instead he put or he throw chocolates wrapper in dustbin। तो यहाँ लिख सकते हैं आप, मतलब इन्होंने चॉकलेट्स खाने के बाद या फिर चिप्स खाने के बाद रैपर जो यहाँ वहाँ फेंका नहीं है, सो इट्स पुट इन डस्टबिन, वो डस्टबिन में डाला है। तो ये लिख सकते हैं आप यहाँ फॉर एग्जाम्पल के तौर पे। ये अच्छी चीज़ है, आपने डिस्कस करने के बाद आपने दिन भर में वो अच्छा किया है। और बी आप कुछ भी लिख सकते हैं, इट्स ऑल अबाउट योर एक्सपीरियंसेस। आप दूसरा ये लिख सकते हैं कि my friend was in need and he asked me for help and I helped him or I helped her। तो ये यहाँ पे भी लिख सकते हैं कि मेरा दोस्त जो था वो उसको हेल्प चाहिए थे एंड आई डिड हेल्प, मैंने हेल्प किया, वो भी आप लिख सकते हैं। इट्स बेनिफिशियल फॉर अदर्स, वो दूसरे के लिए एक अच्छी चीज़ है, वो आप ऐसे। तो नंबर 3 कुछ भी लिख सकते हैं। मैं जो बता रहा हूँ द सेम आंसर, नो नीड टू राइट, बट यू कैन सिंपली राइट इट इन योर नोटबुक इन ऑर्डर टू गेट और टेक आइडिया। इसके लिए आप वो लिख के रख सकते हैं। तीसरा पॉइंट आप ये भी लिख सकते हैं कि माई फ्रेंड्स रिक्वायर्स सैनिटाइजर और माई फ्रेंड्स रिक्वायर्स सम सॉर्ट ऑफ अ हेल्प फॉर मी एंड आई डिड द सेम, मैंने हेल्प की उनकी। तो पॉइंट नंबर 3 पे ये भी पॉइंट हो सकता है। तो नाउ डेज कोरोना वायरस इज एवरीवेयर, सो आई ऑल्सो टेल माई फ्रेंड हाउ टू प्रोटेक्ट यूर सेल्फ फ्रॉम द कोविड-19। सो व्हाट काइंड ऑफ प्रिवेंशंस यू नीड टू टेक। तो मैंने ये चीज़ें मेरे दोस्त को आज बताई है। सो दिस इज़ वेरी गुड थिंग। तो ये भी आप यहाँ लिख सकते हैं। Whatever you want you can write it down here, but the only thing is that all those things should be beneficial for others। तो ये डिस्कस करके ही लिखना है, ये पॉइंट्स आपको यहाँ लिखने हैं। तो A1 एक्सरसाइज इस तरह से आप पूरी लिख सकते हो। कमिंग टू नेक्स्ट टॉपिक, A1 हो गया, A2 हम देखने वाले हैं। तो मैंने आपको पहले ही बताया कि यू नीड टू टेक पेन और पेंसिल एंड राइट योर ओन आंसर्स। आई एम सिंपली प्रोवोकिंग योर थॉट्स। मैं आपके थॉट्स को प्रोवोक कर रहा हूँ, आंसर्स आप ही को लिखने हैं। वॉज इट वेल और सोरली स्पेंट, एक्सप्लेन द मीनिंग एंड गिव इलस्ट्रेशन। तो ये A2 में से पहला वाला जो है आपको उसका मीनिंग बताना है, उसको एक्सप्लेन करना है। वॉज इट वेल और सोरली स्पेंट, इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब ये होगा, हमने वी हैड ऑलरेडी स्टडीड पोएम। वॉज इट वेल और सोरली स्पेंट, you have been spent your day
and now the poet asks you a questions, was that day well or sourly? आपका was that day well or bad? आपका दिन अच्छा था या बुरा था? sourly मतलब bad और rude. So इसी केस में for example whenever we are spending a day, at the end of the day we evaluate ourselves whether we did good things for the society or not, whether we did good thing for ourselves or not. तो evaluate करने के बाद you will realize that the day was good or day was bad. तो इसी के लिए ये फ्रेज यहाँ यूज की गई है. was it well or sourly spent? तो ये सेंटेंस है, इसका एक्सप्लेनेशन आप वैसे लिख सकते हैं जो आपके पोएम में आई हैड ऑलरेडी टॉट यू यस्टरडे. नंबर 2, एज यू क्लोज योर आइज इन स्लम्बर. स्लम्बर का मतलब स्लीप, रात को सोते समय स्लम्बर. डू यू थिंक दैट गॉड वुड से, क्या लगता है आपको रात को सोते समय गॉड आपको कुछ कहेगा? क्या कहेगा? यू हैव अर्न वन मोर टुमारो बाय द वर्क यू डिड टुडे. एलॉबरेट द आइडिया एक्सप्रेस इन दिस लाइन्स. तो आफ्टर स्पेंडिंग योर डेज एट द नाइट गॉड वुड से यू दैट यू हैव अर्न वन मोर डे. ये सेंटेंस में क्या मीनिंग दिया गया है? इस सेंटेंस का सर मीनिंग क्या लेना है ये हमें बता दीजिए. इसका मीनिंग ये लेना है आपको कि आफ्टर स्पेंडिंग योर डेज एट द एंड ऑफ द डे एट नाइट यू आर इवैल्यूएटिंग योरसेल्फ. और अगर आपने वो दिन अच्छा स्पेंड किया है तो यू हैव अर्न योर टुमारो. मतलब आपको एक एक्स्ट्रा दिन नहीं मिलेगा माय डियर फ्रेंड, यू विल हैव द सेम डे. द ओनली थिंग इज दैट इफ यू हैव डन द वर्क टुडे इटसेल्फ तो वो आपको फ्यूचर के लिए हेल्प होगा. यही इसका मीनिंग बताया गया है. सो एट प्रेजेंट मोमेंट you need to behave well with the others, you need to do work honestly, you need to you need to be accountable for the society's welfare. ये सब अच्छी चीज़ें आपने की तो you will earn tomorrow, ऐसे वो बोल रहे हैं. तो day will not be changed, day वही रहेगा, tomorrow ही रहेगा. तो इसका एक्सप्लेनेशन आप ऐसे भी लिख सकते हैं. तो गॉड आपको बोलेगा कि you will earn tomorrow. It means that गॉड का मतलब you can say that nature will say that कि you did very good today. Okay, so your future will be bright, okay, and you have also contributed for the future. तो इस केस में उसका मीनिंग रहेगा इस सेंटेंस का, मतलब A2 एक्सरसाइज में सेकंड का. नाउ कमिंग टू नेक्स्ट एक्सरसाइज. A2 में 1 हो गया, सेकंड हो गया. कमिंग टू द थर्ड, इसको थर्ड को देखते हैं और ये बहुत ज़्यादा ईजी है. ये आपको टेस्ट में पूछा जा सकता है और इसका एक्सप्लेनेशन भी इजी है. द पोएट सजेस्ट दैट वन शुड डू गुड और डू गुड टू अदर्स, कंप्लीट द टेबल्स बाय गिविंग एग्जांपल ऑफ डूइंग गुड टू द फॉलोइंग पीपल. आप दूसरों के साथ आपको अच्छा करना है तो किसके साथ अच्छा करना है? फैमिली मेम्बर्स, फ्रेंड्स, नेबर्स. तो क्या क्या चीज़ें आप अच्छी कर सकते हैं फैमिली? ये तो सबसे ईजीएस्ट है. एक आधी 5th स्टैंडर्ड का बच्चा भी इसका आंसर लिख सकता है कि लिखना कैसा है. देर इज नो फिक्स आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन माई डियर फ्रेंड. इसका कोई फिक्स आंसर नहीं है. तो इसके आंसर्स आपको लिखने हैं. जैसे फैमिली के लिए आप अच्छा क्या कर सकते थे? आप यहाँ लिख सकते थे कि आई विल हेल्प माई मदर वाइल कुकिंग फूड. मैं मेरे मदर को हेल्प करूँगा फूड कुक करते समय, लाइक. तो माई फैमिली के लिए आई विल हेल्प माई ग्रैंड फादर फॉर मॉर्निंग वॉक और फॉर इवनिंग वॉक. तो ये आप यहाँ लिख सकते हैं. तो दोनों फैमिली के लिए तो वही मदद कर सकते हैं आप. फ्रेंड्स के लिए आप क्या मदद कर सकते हैं? आई विल हेल्प माई फ्रेंड इन कंप्लीटिंग होमवर्क और एक्सरसाइज, यहाँ लिख सकते हैं. और क्या लिख सकते हैं? आई विल गाइड माई फ्रेंड्स फॉर प्लेइंग एनी गेम्स. तो आप ये फ्रेंड्स के लिए भी यहाँ लिख सकते हैं. नेबर्स के लिए क्या लिख सकते हैं? I will help my neighbors in difficult situations. I will help my neighbors whenever he or she requires help from me. तो ये यहाँ नेबर्स के लिए लिख सकते हैं आप. तो ये छोटी छोटी चीज़ें आपको यहाँ लिखनी है. माई फैमिली, फ्रेंड्स एंड नेबर्स. बहुत ईजी एक्सरसाइज है. आपको आपके नोटबुक में लिखना है. सो while explaining this brainstorming exercise, you need to put your book beside you, and while I am explaining this point, you can pause my video and write it down the explanation, because after watching my entire video you would not remember कि मैंने क्या किस point के लिए बोला था.
तो आप पॉज करके भी ये चीज़ें लिख सकते हो। नेक्स्ट जो एक्सरसाइज A3 है उसमें से पहला, पिक आउट द डिस्क्राइबिंग वर्ड्स फ्रॉम द पोएम एंड ऐड अ नाउन ऑफ योर ओन। वन इज डन फॉर यू। तो पोएम में से आपको कोई एक नाउन लेना है। ओके, पोएम, ऐड अ नाउन ऑफ योर ओन, वन इज डन फॉर यू। कोई भी एक नाउन लेना है और उसके लिए आपको कोई एडजेक्टिव्स, सॉरी टू से, आपको कोई बहुत सारे वर्ड्स वहाँ डिस्क्राइबिंग वर्ड्स दिए गए। जैसे टॉयलिंग इज अ डिस्क्राइबिंग वर्ड, वर्क एक्सट्रीमली हार्ड, टॉयलिंग का मतलब वर्क एक्सट्रीमली हार्ड। और इस एडजेक्टिव के लिए, इस डिस्क्राइबिंग वर्ड के लिए नाउन लिया है टाइम। क्या लिया है? टाइम। तो टाइम मैंने हाथ से, हमने अपने मन से लिया है। तो आपको पोएम से डिस्क्राइबिंग वर्ड्स लेने हैं और नाउन फिर उसको जोड़ना है। तो आई हैव रिटन हियर फ्यू एग्जांपल्स फॉर दैट। पोएम में एक वर्ड है चीयरफुल, तो चीयरफुल, पोएम में एक वर्ड चीयरफुल भी दिया गया है। तो आप चीयरफुल के लिए क्या कर सकते हो? आप उसके लिए चेयरफुल एटमोस्फियर यहाँ लिख सकते हो। तो एटमोस्फियर एक नया वर्ड इसमें डाल दिया। तो एडजेक्टिव और नाउन का कॉम्बिनेशन होता है। तो चेयरफुल यहाँ लिख लीजिए और यहाँ लिख लीजिए चेयरफुल एटमोस्फियर, ठीक है। देन एक चर्लिश नाम का वर्ड है, चर्लिश वेलकम, मतलब रूड वेलकम। पोलाइट वेलकम होता है, चर्लिश वेलकम, रूड वेलकम। एक सिंपल नाम का वर्ड भी पोएम में आया है, सिंपल कैरेक्टर, ओके। या फिर एक ग्रेटफुल नाम का वर्ड आया है, ग्रेटफुल पर्सन। तो एडजेक्टिव्स पोएम में से लीजिए और अपने मन का कोई भी नाउन डाल दीजिए, बट मीनिंगफुल चाहिए, वो यहाँ लिखना है आपको। तो ऐसा ये हो गया एक्सरसाइज नंबर A3, उसमें से पहला 1। आगे जाते हैं, काफ़ी इंटरेस्टिंग है ये भी, मैच द पेयर। आपको शायद बहुत सारे वर्ड्स का आ जाएगा, जिनका नहीं आता मैं उनका एक्सप्लेन खुद करने की कोशिश करूँगा। नाउ चेयरफुल, चेयरफुल का मतलब पता है आपको कि हैप्पी होता है। तो चेयरफुल के लिए मैच द पेयर आएगा हैप्पी। सेल्फिश, सेल्फिश आपको, सेल्फिश का मतलब भी आपको पता है। सेल्फिश का मतलब होगा कंसर्न विथ वंस ओन प्लीजर, वो खुद के खुशी के लिए ही काम करता है या खुद के लिए ही काम करता है, तो वो सेल्फिश होता है हमेशा, मतलब दूसरे के लिए आएगा डी। सोरली का मतलब क्या होता है? मैंने आपको बोला कि सोरली का मतलब रूड वगैरह हो जाता है ऐसे। तो सोरली का मतलब यहाँ होगा ये विथ अ फीलिंग ऑफ डिसअपॉइंटमेंट, रूड। तो सोरली का मतलब विथ अ फीलिंग ऑफ डिसअपॉइंटमेंट। और बचाइए कि अभी डिसकंटेंट, डिसकंटेंट का मतलब होता है लैक ऑफ सेटिस्फैक्शन, असमाधानी, डिसकंटेंट जिसको बोलते हैं हम वो। तो ये हो गए। आगे तीसरा एक्सरसाइज इसका, देयर आर फ्यू एग्जाम्पल्स ऑफ होमोनिम्स इन द पोएम। फॉर एग्जाम्पल स्पोक, लिस्ट होमोनिम्स फ्रॉम द पोएम एंड गिव देयर मीनिंग्स। अभी पोएम में से आपको कुछ होमोनिम्स के एग्जाम्पल देखने हैं। अभी होमोनिम्स का मतलब मैं आपको बताना चाहता हूँ कि क्या होता है। होमोनिम्स का मतलब होता है कि हैविंग अ सेम स्पेलिंग, स्पेलिंग ऑफ अ वर्ड्स बट मीनिंग्स आर डिफरेंट। तो किसी एक शब्द के स्पेलिंग सेम होते हैं और उसके दो मीनिंग निकल सकते हैं, दो मतलब, उसी को होमोनिम्स बोलते हैं। यहाँ स्पोक एक वर्ड लिख के दिया गया है माय डियर फ्रेंड। अभी स्पोक का मतलब क्या होगा? स्पोक का मतलब होता है इस तरह सेकंड फॉर्म ऑफ अ वर्ब, पास्ट फॉर्म ऑफ अ स्पीक, पास्ट फॉर्म ऑफ अ स्पीक इज कॉल्ड स्पोक, ओके। तो ये स्पोक जो है, और स्पोक जो होता है जो साइकिल में हम जनरली यूज करते हैं, एक रॉड होता है छोटा सा स्पोक, उसको भी स्पोक बोलते हैं। तो स्पोक दोनों का स्पेलिंग सेम है, मीनिंग अलग है, ठीक है। तो और मेरे पास कुछ और वर्ड्स है, उसके लिए आप लिख सकते हैं। एक वे नाम का वर्ड है पोएम में हमारे, वे WAY, वे का मतलब होता है मैनर, वे ऑफ बिहेवियर, मैनर ऑफ बिहेविंग। तो वे जो है, वे का मतलब एक मैनर होता है, और वे का मतलब पता है आपको रोड भी होता है, वे का मतलब रोड भी होता है। एक वर्ड पोएम में दिया गया है ओवर का मतलब होता है फिनिश होना, खत्म होना, और ओवर का मतलब होता है अबव, किसी चीज के ऊपर जो चीजें होती है ना ओवर, तो उसको अबव बोलते हैं। तो अबव भी उसका मतलब है और फिनिश भी उसका मतलब है ओवर। दो वर्ड्स मैंने आपको ऑलरेडी बताया जो पोएम के। वन वर्ड इज कैन, वो भी पोएम में दिया गया है, कैन। होमोनिम्स पढ़ रहे हैं। होमोनिम्स का मतलब सेम स्पेलिंग लेकिन उसके दो मीनिंग। कैन, CAN, कैन का मतलब पॉट होता है, मतलब कैन ऑफ मिल्क, आपको पता है। और उसी का मतलब, वो कैन का मतलब एबिलिटी भी होता है, मॉडल ऑक्सिलरी, आपको पता है। तो कैन के भी दो मतलब है। मैंने 3 आपको होमोनिम्स बताए यहाँ, वे, ओवर एंड कैन। आपको तीनों चीजें लिखनी है इसके लिए, किसके लिए? इसके लिए, स्पोक के लिए। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज going from each other stanza, one is given for you, vanish in the throng।
ये भी इजी है एक्चुअली। तो वैनिश इन द थ्रॉन्ग जो यहाँ फ्रेज यूज़ की गई है, तो गोइंग अवे के लिए वो फ्रेज यूज़ की गई। तो वैनिश इन द थ्रॉन्ग के लिए और कौन से वर्ड्स यूज़ किए गए, मतलब कहीं रास्ते में जाके खत्म, मतलब चले जाना या फिर डिसअपेयर हो जाना, वैनिश इन द थ्रॉन्ग इसका मतलब ये होता है। तो उसी के लिए क्या क्या वर्ड्स यहाँ दिए गए हैं वही हम देखने वाले। उसके लिए ही दिया गया है पास अवे। इसी फ्रेज का दूसरा मतलब भी पास्ट अवे होता है। या फिर सेकंड स्टांजा में तो ये दिया गया है वैनिश इन द थ्रॉन्ग। थर्ड स्टांजा में पास्ट नाम का वर्ड दिया है, पास्ट डी लगा के। पार्टिंग नाम का वर्ड दिया है एक, वार्निंग, वो भी यही होगा। ल्यूज मतलब छोड़ के चले जाना, उसका मतलब भी यही होता है। तो 2-3 वर्ड्स इसको सिनोनिमस है वैनिश इन द थ्रॉन्ग के लिए। कौन से पास्ट अवे है, वैनिश इन द थ्रॉन्ग ये तो ऑलरेडी है, पास्ट है, पार्टिंग है या ल्यूज है, तो इसको वो सप्लीमेंट्री वर्ड्स है सभी, तो ये इसके साथ वो लिख सकते हैं आप। कमिंग टू नेक्स्ट पॉइंट, इसके लिए मुझे बहुत ज़्यादा बोलने की ज़रूरत इसलिए नहीं पड़ेगी क्योंकि मैंने आई टॉट यू पोएम वेरी वेल, तो आपको मैंने अलिट्रेशन और इंट्रोगेशन दोनों बता दिया है। आपको सिर्फ यहाँ लाइंस लिखनी है। तो अलिट्रेशन की कौन सी लाइन आई थी हमारे पोएम में, ऑलरेडी लिख के दी है मैंने आपको, लिख के कि अलिट्रेशन इसमें आई थिंक टी साउंड इज रिपीटेड देयर, टी वाला एक लाइन है, तो वो लाइन आप यहाँ लिख लीजिए। इंट्रोगेशन का मतलब प्रश्न, वो पूरे ही पोएम में क्वेश्चंस है, कोई भी लाइन उठा के डाल दीजिए या इट्स अ इंट्रोगेशन। द एंटायर पोएम इज इन अ रिटोरिकल मैनर, तो रिटोरिकल क्वेश्चन है, मतलब क्वेश्चन है, इंट्रोगेशन है, तो वो यहाँ लिख लो, कोई भी लाइन लिख लो। तो ये बहुत ईजी वाले पोएटिक डिवाइसेस यहाँ दिए गए हैं, आपको सर्च करके वो लिखना है। बाद में ये बोल रहे हैं कि राइमिंग स्कीम वाला क्वेश्चन है ये क्वेश्चन 2, राइमिंग स्कीम क्या है पोएम की। तो स्टांजा A-A-B-B, फाइंड द राइमिंग स्कीम ऑफ अदर स्टांजा। तो पहले स्टांजा की राइमिंग स्कीम क्या बोल रहे हैं वो ये A-A-B-B। तो हम देखते हैं कि बाकी के स्टांजा की राइमिंग्स क्या है, स्कीम क्या है। मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, बहुत ईजी वाली बात है वो। जिसको राइमिंग स्कीम आता है वो 1 मार्क्स इससे अर्न कर सकता है, 1 मार्क्स। ऐसे ही वे जो है, वे ये प्रोनाउंस जो हो रहा है इसको हम ए नाम दे देंगे। टुडे, वे और टुडे मुझे सेम लग रहे हैं, वे टुडे, तो ए हो गया। थ्रू और यू, थ्रू, टुडे जैसा थ्रू नहीं है, थ्रू ये अलग प्रोनाउंसिएशन है इसलिए इसको बी नाम दिया। इसको ए क्योंकि सेम है, ये अलग है इसलिए तो इसको बी। थ्रू और यू मुझे सेम लगते हैं इसलिए मैं इसको बी दे दिया, मतलब इसका ए बी। ठीक है, हमें क्या चेक करना है, हमें सेकंड स्टांजा का, थर्ड स्टांजा का देखना है, पूरे देखना है। फिर उसको देखेंगे अलोंग। ये जो अलोंग वर्ड है, क्या ये वे जैसा प्रोनाउंस कर रहा है, टुडे जैसा, थ्रू जैसा, यू जैसा? नहीं, अलोंग बिल्कुल ही अलग प्रोनाउंसिएशन है, इसलिए इसको हम सी नाम देंगे। क्या नाम देंगे? सी। थ्रॉन्ग, अलोंग और थ्रॉन्ग का प्रोनाउंसिएशन मुझे सेम लगता है, इसको मैंने सी दे दिया है ऑलरेडी, सी, तो इसको भी मैं दे रहा हूँ सी। तो इसका हुआ सी, इसका भी हुआ सी। फिर वे, सर वे प्रोनाउंस कर रहा है कि हाँ वे, तो यहाँ वे दिया गया ऑलरेडी, इस वे को हमने ए दिया था, मतलब सी और इसको वे को दे रहा हूँ मैं, सी के बाद क्या आता है? डी। ओके, सी डी। और टुडे वो भी वैसे ही प्रोनाउंस कर रहा है, मतलब यहाँ ए आएगा। मतलब इसका सेकंड स्टांजा का राइमिंग स्कीम क्या हुआ? सी ए, सी ए। कितना इजी है, वही आप नीचे कर सकते हैं। आप धीरे धीरे, अगर कुछ नया प्रोनाउंसिएशन आता है तो लेटर को आगे लेके जाइए। फॉर एग्जांपल सी है तो डी लीजिए, डी के बाद जो कुछ लेटर आता है वो ले लीजिए। अगर सेम प्रोनाउंसिएशन आता है तो उसी को रिपीट कीजिए, जो हमने ऊपर नाम दे दिए, एक पेंसिल लेके फटाफट लिख लीजिए ऐसे। तो ये रहेगा उसका राइमिंग स्कीम, जो बहुत ज़्यादा ईजी है, मैंने आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। तो राइमिंग स्कीम वाला क्वेश्चन भी हो चुका है, और ये वाला, और यहाँ बोले राइट एन अप्रिशिएशन ऑफ द पोएम कंसिडरिंग द फॉलोइंग पॉइंट्स। तो अप्रिशिएशन लिखना है, पोएम का थीम मैंने आपको ऑलरेडी कल बता दिया है। पोएटिक डिवाइसेस कैसे कैसे यूज़ किए गए आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू। वैल्यूज और मैसेज उसमें से क्या क्या निकलते हैं, टोल्ड यू इन माई लास्ट वीडियो। योर ओपिनियन अबाउट द पोएम, तो पोएम के बारे में आपका ओपिनियन, ओवरऑल ओपिनियन जो हुआ है वो आपको लिखना है, वो आप लिख सकते हैं। पोएम मेरी एक बार फिर अच्छी तरह से सुन लीजिए तो आपको समझ में आ जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसका आंसर मैंने आपको रेडीमेड लिख के दिया है, जो आपको सिर्फ घर में बैठ के लिखना है आपके नोटबुक में, एकदम रेडीमेड है सब चीज़ें आपके लिए। एक सॉरी, ये क्वेश्चन को स्किप कर रहा हूँ मैं, ये क्वेश्चन पढ़ा रहा हूँ आपको, थर्ड वाला। तो यहाँ इंटरव्यू क्वेश्चन लेना है, किसका लेना है? सोशल वर्कर का। तो सोशल वर्कर का इंटरव्यू क्वेश्चन तो लेना है, लेकिन आपके लिए कुछ पॉइंट्स दिए गए उन्होंने। उसका चाइल्डहुड, एजुकेशन है, सर्विस है, डिफिकल्टीज है, फ्यूचर प्लान है, अचीवमेंट है, मैसेज है।
ये सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आपको क्वेश्चन पूछने हैं। तो मैंने ऐसे 8 क्वेश्चन, अ सेट ऑफ 8 क्वेश्चंस आई हैव फ्रेम्ड, मैंने बनाया है और वो आप भी लिख सकते हैं। तो ये सब चीज़ों को, पॉइंट को मैं ध्यान में रखते हुए उसको बनाया हुआ है, ठीक है। देख लीजिए इंटरव्यू क्वेश्चंस सोशल वर्कर का है। तो पहला क्वेश्चन आई हैव फॉर्म हियर, पे अटेंशन एंड राइट इट डाउन। टेल अस समथिंग अबाउट योर चाइल्डहुड, आपकी चाइल्डहुड के बारे में हमें कुछ बताओ। ये यहाँ क्वेश्चन मार्क्स नहीं दिया गया बिकॉज इट्स अ असर्शन, तो ये क्वेश्चन नहीं है लेकिन हमें इंफॉर्मेशन देने वाला ही है। टेल अस समथिंग अबाउट योर चाइल्डहुड, ये पूछ सकते हैं। सेकंड, हाउ डू यू अप्लाई, मतलब आप किस तरह से यूज करते हो। हाउ डू यू अप्लाई योर एकेडमिक एजुकेशन टू सर्व पीपल, लोगों को सर्व करने में आपने जो कुछ भी एकेडमिक डिग्रीज ली होंगी आपकी, उसका कैसे आप यूज करते हो, ये बोल रहे हो आप। तो ये सेकंड नंबर का एजुकेशन पे बेस पे है। देन थर्ड नंबर, व्हाट इज योर इंटेंट वाइल सर्विंग द पीपल ऑफ सोसाइटी, तो आपका इंटेंट क्या होता है, आपका इंटेंशन क्या होता है जब आप लोगों को सर्व करते हो सोसाइटी में। डेफिनेटली यू नो दे मस्ट हैव प्योर इंटेंट, ऑल द सोशल वर्कर्स, लेकिन आपको क्वेश्चन पूछना है। क्वेश्चन नंबर 3। 4, व्हाट सॉर्ट ऑफ डिफिकल्टीज, सॉर्ट मतलब किस तरह की, व्हाट सॉर्ट ऑफ डिफिकल्टीज डिड यू फेस वाइल वर्किंग रिमोट एरियाज। जैसे रानी बंक, अभय बंक है या डॉक्टर प्रकाश आमटे है, ये बहुत रिमोट एरिया में कहीं गढ़चिरौली में जाके काम करते हैं, तो दे मस्ट हैव फेस सम डिफिकल्टीज, तो वो कुछ डिफिकल्टीज फेस करते हैं, तो किस तरह की फेस करते हैं वैसे बोल रहे हैं। व्हाट सॉर्ट ऑफ डिफिकल्टीज डिड यू फेस वाइल वर्किंग इन रिमोट एरियाज, रिमोट एरिया मतलब बहुत दूर का एरिया, मतलब दैट दोज एरिया इज इन नॉट लोकेलिटी, या ऐसे की बहुत दूर की बात कर रहा हूँ मैं। देन व्हाट इज योर फ्यूचर प्रोजेक्ट्स, आपके फ्यूचर प्रोजेक्ट्स क्या है, क्योंकि प्रोजेक्ट्स के बारे में भी आपको क्वेश्चन पूछना था तो मैंने ये पूछ लिया। देन व्हाट इज योर ओपिनियन अबाउट योर अचीवमेंट्स, आपके अचीवमेंट्स के बारे में आपका ओपिनियन क्या है। दिस इज वेरी ट्रिकी क्वेश्चन, ओके। तो सोशल वर्कर जो होता है वो बिल्कुल ही सेल्फलेसली काम करता है, बिल्कुल ही सेल्फिश नहीं होते, दे आर कंप्लीटली डिवोटेड देयर लाइव्स टू द सोसाइटी। फिर भी आपके अचीवमेंट के बारे में आपका क्या ओपिनियन है, हम यहाँ पूछ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 6। 7 क्वेश्चन जो मुझे बहुत पसंद आया, डू अवार्ड्स रिवार्ड्स मोटिवेट यू, जो आपको अवार्ड्स मिलते हैं या रिवार्ड्स मिलते हैं वो आपको मोटिवेट करते हैं। टू डू एक्शन, काम करने के लिए वो आपको मोटिवेट करते हैं। और योर इनर कॉल्स डू सो, या फिर आपके अंदर जो इनर कॉल है, इंस्टिंक्ट है, इंस्पिरेशन है अंदर में, मोटिवेशन जो है आपके अंदर, वो आपको काम करने में हेल्प करती है। तो अवार्ड्स करते हैं या रिवार्ड्स करते हैं। जैसे हमने वो डॉक्टर प्रकाश आमटे का एक मूवी देखा था, उसने पूरे अवार्ड्स वापस कर दिए थे, क्योंकि वो ऑलरेडी वो इनर कॉल्स उनका ही काम करने के लिए वो हेल्प करते हैं, उनको लगता है तो वो करते हैं, अवार्ड्स और रिवार्ड के लिए वो काम नहीं करते। क्वेश्चन नंबर 7 मैंने उसी तरह से फ्रेम किया है यहाँ। और लास्ट क्वेश्चन जो कि हम मैसेज जनरली देते हैं वो है, व्हाट काइंड ऑफ अ मैसेज यू वांट टू डिलीवर टू द न्यू जनरेशन, तो आने वाले जनरेशन को आप किस तरह का मैसेज देना चाहते हो। यू आर अ सोशल वर्कर नो डाउट, तो आप किस तरह का मैसेज आने वाले जनरेशन को डिलीवर करना चाहते हो, देना चाहते हो। तो ये एक लास्ट वाला क्वेश्चन आपको इस तरह से रहेगा। मैंने 8 क्वेश्चन आपको पढ़ा है। इफ़ यू वांट टू टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस तो यू कैन टेक इट, सी। तो यहाँ सॉरी क्वेश्चन के नंबर कुछ, हाँ राइट, तो 1 2 3 क्वेश्चंस यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ इट। देन 4 5 6 7 इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। एंड दिस इज द लास्ट क्वेश्चन, ओके। So I have explained you the almost entire exercise, brainstorming exercise. आपको आपके बुक में लिखना है, this will help for any 12th standard student. So there are my 2 videos especially for this poem actually, wherein I explain you the thematical and technical aspect of this poem. And this video particularly I have recorded for brainstorming exercise. जनरली इसको कोई पढ़ाता नहीं लेकिन मैं पढ़ा रहा हूँ, तो आपको लिखना है, वो आपके टेस्ट के लिए बहुत हेल्प होगा। इसके अलावा भी आपका कोई सुझाव हो या कुछ चीज़ें मुझे बतानी हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, और ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक आप सर्कुलेट कीजिए। ओके, थैंक यू सो मच।